हेलो। और बोलिए कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए, तो पिछला क्लास में जैसा कि हम लोग भारत चैप्टर पकड़े हैं, तो पिछला जो भी वीडियो हम डाले थे उसमें हम लोग भारत का हिमालय, जो भारत का फिजियोग्राफी बताए थे ना, कितने प्रकार का बताए थे? 5 प्रकार का बताए थे। एक ऊपर में था, जो पूरा हिमालय पर्वत रीजन है वो उत्तर का हिमालय कहलाता है। ठीक उसके नीचे हम बताए थे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक नीचे आते हैं, वहाँ पर मिला था हम लोग को प्रायद्वीप पठार, 3 हिस्सा हुआ था। प्रायद्वीप पठार और जो इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है उसके बीच में जो किनारा हिस्सा है उसको तटीय मैदान बोलते हैं। 4 हिस्सा होता है आपका। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, द्वीप समूह आपको दिखाई देता है, 5वां हिस्सा होता है। और एक दिखाया था मैंने थार मरुस्थल। तो इस प्रकार से भारत को भू प्रकृति के विचार से 5 भागों में बांटा गया था। ये वाला हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि हिमालय का जो उत्तर का विशाल हिमालय है उससे संबंधित जितना भी वीडियो था उसका प्रादेशिक वर्गीकरण बोलिए, फिजियोग्राफिकल डिवीज़न बोलिए, भू प्रकृति के हिसाब से जो बांटे थे वो, और उसका महत्व, सारा कुछ डाल दिए थे। तो हिमालय का जो पूरा पैकेज है आपका वो ख़त्म हो जाता है। उतना ही देखिए और हिमालय से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा, हिमालय से थोड़ा नीचे उतरते हैं हम लोग। तो जो दूसरा भाग था, मतलब ना ऊपर में था उत्तर का हिमालय, विशाल हिमालय था, उसके नीचे वाले भाग को ही बोलते हैं हम लोग उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। तो जैसे कि हिमालय का वर्गीकरण था, हिमालय 2 हिस्सा में बटा हुआ था। एक तो इसका हम लोग प्रादेशिक वर्गीकरण किए थे, प्रदेश के हिसाब से जो बांटे थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये वाला जो बांटे थे असम हिमालय। और एक था भौतिक विभाजन जो था हिमालय का, वो ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसी तरह से मैदान भी 2 हिस्सा में बंटता है। इसका भी वर्गीकरण 2 प्रकार से पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है भू प्राकृतिक वर्गीकरण, माने भू प्रकृति बनावट के हिसाब से। जैसे मान लो हम लोग कहीं जाते हैं ना, कहीं जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे एक मैदान होता है। तो मैदान क्या है? धरातली बनावट है एक। कहीं नदी किनारे आप चल जाइए तो वहाँ प्लेन ज़मीन भी मिलेगा, पत्थर वत्थर भी मिलेगा, बालू मिलेगा, वो धरातली बनावट है। वो उस बनावट, उसको भू प्रकृति बोलते हैं। उस बनावट के हिसाब से, भू प्राकृतिक बनावट के हिसाब से जो उत्तर का विशाल मैदान है, आज उसका वर्गीकरण मतलब कितने भाग में बांटा गया, उसका विशेषता के हिसाब से, उसका कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब, मतलब उसमें जो गुण पाया जाता है ना, उस गुण के हिसाब से उसका बंटवारा होता है। उसके गुण के हिसाब से उसका बंटवारा होता है। तो उस गुण के हिसाब से ये जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, तो उस गुण के हिसाब से, भू प्राकृतिक गुण के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, बनावट के हिसाब से जो उत्तरी मैदान को बांटा गया है, कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो चारों का नाम पहले हम लिख लेते हैं। पहला रीजन को बोलते हैं भाबर, इसी का भाई है तराई। इसको साथ में रखते हैं क्योंकि ये दोनों किसी न किसी तरह से इंटर रिलेटेड तो है। इसके बाद आइए खादर, और 4 नंबर को बोलते हैं बांगर। तो भू प्रकृति के विचार से बनावट के नदियां जो जो नेचुरली जो मैदान बनता है, प्राकृतिक रूप से जो मैदान बनता है, वो भावर बनता है, तराई बनता है, खादर बनता है और बांगर बनता है। क्या क्या बनता है बोलिए तो? भावर, तराई, खादर, बांगर। फिर से बोलिएगा, भावर, तराई, खादर, बांगर। एक बार और, भावर, तराई, खादर, बांगर। 3 बार ठीक नहीं होता, एक बार और बोल लीजिए, भावर, तराई, खादर, बांगर। ठीक है, 5 बार पूरा ही कर लेते हैं। तो भू प्रकृति के विचार से उत्तरी मैदान कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। कौन कौन बोलिए तो? भावर, तराई, खादर, बांगर। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। अब भावर के बारे में कुछ ना कुछ तो देखिए,
अब हम लोग का सिर्फ MCQ, अगर MCQ वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें ठीक है, टिक कर देंगे। लेकिन क्या है कि विस्तार से लिखने भी आता है, बोल देगा भू प्रकृति के विचार से उत्तरी मैदान का वर्गीकरण कर सचित्र उसका वर्णन करें, तो उधर वर्णन तो करना पड़ेगा। तो वर्णन करिएगा तो भावर के बारे में क्या लिखना है जान लीजिए पहले, ये भावर क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी नदी है, दो प्रकार की नदी होती है, एक होती है बरसाती नदी और एक होती है सदावाहिनी नदी। तो यहाँ जो भी बात होगा सदावाहिनी नदी का बात होगा, बरसाती नदी कोई, वो तो 3 महीना 4 महीना जब बारिश होता है तो वो पूरा खुश रहता है, उसके पास पानी रहता है। फिर जैसे ही गर्मी आता है तो अधिकांश नदी सूख जाता है, उसके पास करने को कुछ नहीं, तो वो कुछ ज़्यादा करता नहीं है, वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है वो। इसलिए हम लोग उधर नहीं जा करके सदावाहिनी नदियों की तरफ चले आते हैं। जो भी कुछ निर्माण करेगा, जो सदावाहिनी चीज़ होता है ना, जो हमेशा खड़ा रहेगा, वही कुछ निर्माण करेगा। और जो 4-6 महीने कुंभकर्ण की तरह सो जाएगा, वो क्या करेगा, वो 6 महीने खाने में बिता देगा वो। तो उस नदी से बनता होगा लेकिन उतना महत्व उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन सदावाहिनी नदी कहाँ से निकलती है, जिसमें हमेशा पानी रहता है, वो निकलती है हिमालय से। हिमालय में जो ग्लेशियर होता है, जैसे गंगा नदी निकलती है हिमाद्री से, तो वहाँ बर्फ़ होता है, बर्फ़ पिघल पानी हमेशा नदी को मिलते रहता है। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ऊंचे हिमालय पर्वतों से निकलती है, काफ़ी ऊंचे हिमालय पर्वतों से। ऊंचाई देखो, नीचे से देखिएगा तो ऊंचाई है, तो जो चीज़ नीचे से ऊंचा दिखता है ना, जाते समय भलो आदमी को तकलीफ होता है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ता है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ता है वो। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आता है, ढाल में गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद उसका स्पीड बढ़ जाता है। हम लोग भी जब साइकिल वाइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन, तो जो मोटरसाइकिल होता है उसका बात नहीं करते, वो तो मोटर से कंट्रोल होता है, उसको ढाल से कुछ लेना देना नहीं है। ढाल से कब लेना देना, उसका आप स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर देखिए ढाल में खुद ब खुद चलते वो आ जाएगा। लेकिन साइकिल वाइकिल जब चलाते हैं तो ढाल में देखिए खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाता है, ना पैडल मारना पड़ता है ना कुछ, सिर्फ ब्रेक पे कंट्रोल रखना पड़ता है। अदरवाइज साइकिल अपने आप बहुत स्पीड चलता है। जब पूरा साइकिल स्पीड चलता है, शरीर में कोई ताकत लगता नहीं है। वैसे ही जब नदियाँ ऊंचे हिमालय से निकलती है, जहाँ से वो निकलती है, तो जब वहाँ से चलती हैं वो, तो ढाल होने के कारण, ढाल होता है साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण भी होता है, तो दोनों एक साथ जब मिलता है तो उनका वेग कई गुना बढ़ जाता है, और वेग बढ़ जाता है और वो खूब स्पीड के साथ नीचे आती है। उस समय उनके पास काफ़ी ताकत होता है। ताकत का दरकार क्या है, हम लोग भी जब ढलाव पे साइकिल लेकर के आते हैं तो ढलाव के कारण से हम नीचे चले आते हैं, हमारा शरीर का ताकत भी कुछ लगता नहीं है। तो जिस समय ताकत नहीं लगता है तो नदी क्या करती है, पूरा सोचती है कि ओ आई एम द पावरफुल ओनली। फिर वो कुछ नहीं समझती, किसी को कुछ नहीं समझती है। वो तोड़ते फोड़ते, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, मझला पत्थर, बजरी, कंकर, रेत, सबको बोलती है चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। सबको ढोते नीचे लेके आती है। जैसे मान लीजिए आपका साइकिल का स्पीड अगर ढलाव में बढ़ जाए तो ढलाव में आदमी क्या करता है, 20 किलो का आदमी 20-60 किलो के आदमी को बैठा लेगा, बैठ साइकिल में, कोई टेंशन नहीं, हम तुमको लेके चलते, क्योंकि उसका ताकत तो लग नहीं रहा है, वो ढलाव के ताकत से नीचे आ रहा है। वो क्या करता है, 20 किलो का बंदा क्या करता है, वो पीछे में कोई स्कूल से स्टूडेंट आ रहा है, पतला दुबला पतला स्टूडेंट है बेचारा, वो पीछे कुछ वो मोटा लड़का को बैठा लेता है। ढलाव पे है तो उसको टेंशन नहीं है, चले आ रहा। वैसे नदी भी करती है, बड़ा बड़ा पत्थर उत्थर को लेके चल देती है, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको मैंने कोई टेंशन नहीं, खतरा का बात छोड़िए, मैंने ताकत लगाना ही नहीं उसको। ढाल का अनुसरण कर रही है, गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा नीचे, लिए आ रही, लेके आते एक समय ऐसा आता है कि ढाल खत्म होता है। वो चाहे ज़मीन का ढाल हो, पहाड़ का ढाल हो, जहाँ पे ख़त्म होता है उसको पदीय हिस्सा बोलते हैं। पदीय माने पैर। देखिए हम लोग का शरीर का पूरा ढाल पैर पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो वो हमारे भारत में जो भारतीय हिमालय है वो हिस्सा कहाँ आता है, तो शिवालिक के दक्षिण में। शिवालिक पढ़ाए थे ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालय बताया था। तो शिवालिक के दक्षिण में क्या होता है, वो अचानक, शिवालिक जो है ना हिमालय का अंतिम हिस्सा है, वहाँ पे हिमालय का जो ढाल है वो अचानक खत्म होने लगता है। मैंने नीचे से देखिएगा तो हिमालय पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से आइएगा तो वहाँ ढाल खत्म हो रहा है। जब अचानक ढाल खत्म होता है तो जो साइकिल पे 20 किलो का बच्चा एक लड़का है और वो 50 किलो 60 किलो वाले को बैठा के लड़ा, जब उसका भी ढाल खत्म होगा और जब पैडल मारना पड़ेगा, सबसे पहला काम को क्या बोलेगा, अरे उतर भाई, अब नहीं सक रहे, अब ते उतर, अब नहीं खींच पाएंगे तेरे को।
तो वो बोलेगा नहीं उतरेंगे, उतर उतर, नहीं वो अपने उतर जाता है, जल्दी उतर, हम नहीं खींच पाएंगे, ढलाव खत्म। अब उसको अपना ताकत लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, बड़ा वाला जो नदी भी जो ऊपर से आती है अचानक, यहाँ पे आने के बाद उसका ढाल खत्म हो जाता है। जैसे उसका ढाल खत्म होता है, अब उसका ताकत खत्म हो जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बड़ा बड़ा पत्थर उत्थर जो है, बजरी उजरी है, अब उसका औकात नहीं है ढोकर ले जाने का। अब वो क्या करते, बोला नहीं तुम लोग यहीं उतर, अब हम अकेले जाएंगे, यहाँ से हल्का फुल्का जो होगा उसको लेकर के जाएंगे। तो वो क्या करता है, यहाँ पर दक्षिण में आकर के नदियाँ जब ऊपर से आती है तो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर, बजरी, रोड़े, रेत वगैरह लेके आती है, उसको यहाँ जमा कर देती है। तो वो जमाव पूरा होने लगता है, इस तरह से बड़ा बड़ा करके ऐसे ऐसे जमाव होने लगता है। तो ऐसे शिवालिक के दक्षिण में एकदम सिंधु नदी से, याद रखिएगा कहाँ से, सिंधु से लेकर के तीस्ता तक ये जमाव मिलता है। सिंधु से, फ्रॉम सिंधु टू तीस्ता ये जमाव मिलता है, ठीक है। और ये जमाव कितना है भाई, लगभग 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। कहीं 8 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 16 किलोमीटर चौड़ा है, ये जमाव है। और ये पत्थर के जमाव है ना, पत्थर के जमाव है, और पत्थर ऊंचा हो जाता है। नदियाँ इसको पार करके नहीं आ सकती है, बस नदी इसके अंदर से बहने लगती है। अब वो नदी जो ऊपर से आ रही थी ना, वो इन पत्थरों के कारण से दिखाई नहीं देती है। यहाँ से कोई नदी आ रही थी, बस इसके अंदर उसका रास्ता खो जाता है। इसको बोल देते हैं कि नदी का भूमिगत होना। क्या कहते हैं इसको, नदी का भूमिगत होना। तो सवाल पूछेगा नदियां कहाँ भूमिगत होती है, भावर में, तराई में, खादर में कि बांगर में? तो आप बोलिएगा भावर में। कहाँ होती है नदियां भूमिगत, भावर में। यहाँ अपना रास्ता खो देती है और ये पत्थर उत्थर ऊपर में जमा हो जाता है, ठीक है। इसका चौड़ाई कितना है, 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ विस्तार है, सिंधु से तीस्ता तक, शिवालिक के दक्षिण में यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार के मैदान को क्या होता है, ये मैदान जो है थोड़ा कंकरीला पथरीला मैदान होगा, ये सपाट प्लेन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं, भावर। तो ये भावर जो है वो ऊंचे हिस्सा में, माने मैदान से काफ़ी ऊंचाई पे बनेगा। ये जो नॉर्मल मैदान का ऊंचाई होता है उससे काफ़ी ऊंचा पे बनता है ये, ठीक है। ये पहला मैदान है। जब नदी ऊपर से आती है हिमालय से तोड़ते फोड़ते, तो जो पहला मैदान का निर्माण करती है वो भावर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो भावर के बारे में फिर एक बार बोल दे, भावर क्या है। तो जब नदी हिमालय से आती है तो उसका वेग ज़्यादा रहता है, उस अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह लेकर के चलती है। जैसे ही वो शिवालिक के पास आते हैं, तो शिवालिक क्या है, हिमालय का अंतिम हिस्सा, ऊपर से देखिएगा तो अंतिम हिस्सा है। यहाँ से हिमालय का ढाल कम होने लगता है। जब अचानक ढाल कम होने लगता है तो नदी का वेग भी कम हो जाता है। फिर नदी क्या करती है, अपने साथ जो भी भारी चीज़ लेकर के आई है, अब उसको लेके जा नहीं सकती है, वो उसको वहीं पर जमा कर देती है, जमा कर देती है। तो शिवालिक के दक्षिण में सिंधु से तीस्ता तक ये जमाव दिखाई देता है, 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के चौड़ाई में। यहाँ पे नदी अब इस पत्थर के ऊपर से नहीं जा पाती, इस पत्थर के अंदर से बहने लगती है। तो यहाँ पे ये जो है ना पंखे के आकार का भी हो जाता है, इसको जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जमाव किस प्रकार का होता है, ऐसे पंखे का आकार का होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे पंखे का आकार का होता है ये जमाव। इसको जलोढ़ पंख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैदान का नाम क्या हुआ, भावर। भावर में नदियाँ क्या हो जाती है, एक शब्द में याद रखिएगा, इनलैंड हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। भावर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है, इनलैंड। क्या हो जाती है, इनलैंड, भूमिगत हो जाती है। पूछेगा कि नदियाँ भूमिगत कहाँ होती है, भावर, तराई, खादर, बांगर। आंख बंद करके बोलिएगा, भावर में नदियाँ भूमिगत हो जाती, ठीक है। अब भावर के बाद आता है तराई। देखिएगा तराई क्या है, मज़ेदार चीज़ है। अब जो भावर में नदी अंदर घुस गया, अंदर थोड़े रह जाएगा, हेरा थोड़े गया है वो, कहीं ना कहीं जब ये भावर खत्म होगा तो उसका अंदर से निकलेंगी नदियाँ, एकदम पतला पतला धारा में निकलती हैं, ऐसे एकदम धारा भी नहीं बोलेंगे, एकदम जैसे कैसे होता है, मान लो कि पानी अगर घर में हम डाल दे तो पूरा पानी फैल जाता है घर में, तो वैसे यहाँ पे पानी तो फैल जाता है इन नदियों का। तो जो नदियाँ भावर में लुप्त हो जाती हैं वो फिर कहाँ इमर्ज होती है, कहाँ निकलती हैं, कहाँ प्रकट होती है, तो आप बोलिएगा तराई में प्रकट होती है। तराई का विस्तार इससे ज़्यादा होता है, ये 15 से 30 किलोमीटर तक होता है, चौड़ा होता है। अलग अलग किताब में अलग अलग रहता है, लगभग यही है। तो
भावर क्षेत्र में भूमिगत हुई नदियां कहाँ निकलती हैं? तराई में। कहाँ निकलती हैं? तराई में। नदियां कहाँ भूमिगत होती है बोलिएगा? भावर में। कहाँ भूमिगत होती है? भावर में। जो भूमिगत भावर में होती है कहाँ निकलती है बोलिएगा? तराई में। कहाँ निकलती है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में जल का विस्तार बहुत दूर तक, जहां तक नजर जाता है जले जल रहता, पानी पानी रहता है, और अपना साथ जो भी महीन कण लाती है ना, यहीं जमा करती है ज़्यादातर नदियाँ। पानी स्थिर हो जाता है ना, वेग नहीं रहता ज़्यादा इसमें। यहाँ दलदल बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर दलदल बनता है। ये ज़मीन बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का भरमार है तराई क्षेत्र में, जैसे बंगाल का तराई क्षेत्र में बहुत प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ जानवरों भी मिलता है, हर प्रकार के जानवर, क्योंकि बाघ भी रहते हैं। बाघ देखो, ये पानी वाला इलाका, जहाँ पानी रहेगा वहाँ पे सभ्यता, चाहे आदमी का सभ्यता हो, चाहे जानवर का सभ्यता हो, चाहे पक्षी का हो, जहाँ पानी रहेगा। पानी बहुत बड़ा चीज, जल ही जीवन है, बिना जल का कहीं भी सभ्यता नहीं रहने वाला है, तो वहाँ पे बस जाते हैं। अब इस जगह पे क्या है, मनुष्य कम है, ना के बराबर है, इसलिए जानवर उनवर थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, उनको खाने पीने रहने का व्यवस्था हो जाता है। तो ये तराई क्षेत्र होता है। अब आइए, अब जो तराई में नदी से विस्तार मैंने पूरा जल फैल गया, अब फिर एक धारा बन के निकलती है थोड़ा दूर बाद, ये एक धारा बन के ऐसे, ठीक है, ज़मीन पे पूरी तरह से ज़मीन पे उतर जाती है, जो हरिद्वार में होता है भारत में। ज़मीन पे गंगा उतर जाती है। गंगा का बात इसलिए करें, गंगा हम लोग का देश का ही, अपने देश के अंदर बहने वाली नदी है, तो उसी नदी को मान लेते हैं। वो क्या होता है, हरिद्वार में जैसे ज़मीन पे उतर जाती है, ज़मीन पे उतर जाती है। जब ज़मीन पे उतर जाती है तो अब पूरी तरह से मैदान में, जैसे अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा इलाका, मध्य प्रदेश थोड़ा इलाका, बिहार और दक्षिण बंगाल की तरफ में गंगा नदी जैसे बहती है, तो ये नदी जब उधर में जाती, हर जगह का नदी का यही कहानी। मैं गंगा का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भारत की नदी और थोड़ा समझ में आएगा। तो ये नदी जब यहाँ उतरती है, उसके बाद पूरी तरह से मैदान में बहने लगती है। हरिद्वार के बाद से उत्तर प्रदेश एकदम सपाट में, कम ढाल वाले, मैदान नहीं बोलिए, कम, एकदम ढाल कम, एकदम मध्यम ढाल वाले ज़मीन पे बहना शुरू हो जाता है। और सबसे कम ढाल किसका होता है? समुद्र का होता है, वहाँ जाके मिल जाता है। एकदम मध्यम ढाल पे बहना शुरू करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये तो हिमालय था, यहाँ हिमालय था, हिमालय से नदी निकल रही थी। अब हिमालय में वर्षा उर्षा अगर होने लगे तो पहले से तो पानी था ही इसके पास, जब हिमालय में वर्षा हुआ तो पानी और बढ़ गया, तो पानी और बढ़ गया, तो इस नदी में पहले इतना पानी बहता था, अब नदी में भी पानी बढ़ गया, ऊपर से पानी बढ़ेगा, पानी नीचे आएगा, इसमें पानी बढ़ जाएगा। जैसे कोसी नदी में बाढ़ आता है, जब नेपाल में बारिश होता है कोसी नदी में बाढ़ आता है, बिहार में बारिश हो चाहे नहीं हो। अब नेपाल हिमालय इलाका है, ऊंचा इलाका, वहाँ बारिश होता है, पानी सब धड़धड़ा के नीचे, ऐसे तो नॉर्मल पानी उसमें आते ही रहता है ग्लेशियर से पिघल के। फिर अलग से जब वर्षा होता है तो वो पानी भी उसमें आ जाता है, तो पानी की मात्रा डबल। अगर गिलास में पानी भरा हुआ है और पानी भरिए तो पानी बाहर बहने लगता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। पहले से पानी भरा हुआ गिलास में और भर देते हैं उसमें ऊपर से हम, तो पानी गिलास में टिकेगा ना, बाहर बहने लगेगा। तो पहले से तो पानी था ही नदी में, और वर्षा उर्षा हुआ तो पानी और बढ़ गया, पानी बढ़ गया, तो ये जो किनारा था ना, ये किनारा को छोड़ के पानी दूर दूर में गांव देहात में फैल गया। कहाँ फैल गया? गांव देहात में फैल गया पानी, शहर में फैल, जो आसपास में जो क्षेत्र वहाँ फैल गया। तो जब पानी आसपास के क्षेत्र में, मैंने नदी अपने किनारों को छोड़ के जब बहने लगे, नदी का जल जब किनारों को तोड़ कर छोड़ के बहने लगे, उसको बाढ़ का आना कहते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ बाढ़ आ जाता है, लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एरिया में फैल जाता, कुछ दूर तक जाता है। मान लीजिए यहाँ तक बाढ़ का पानी गया, इसके बाद नहीं आया। तो जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है, हर साल जाता है वहाँ तक पानी, वहाँ पे नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों को जमा करती है, डिपॉजिट्स को वहाँ पे जमा करती है। बरसात खत्म, पानी अवकाद में आ जाता है, किनारों के अंदर आ जाता है, इस क्षेत्र में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाता है। उसी को बोलते हैं खादर बोलिए या बाढ़ का मैदान बोलिए, इसको दोनों एक ही चीज़ है, बाढ़ का मैदान। अब कुछ कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, कभी 4 साल 5 साल में अगर पहुँचता है फिर नहीं पहुँचता है। अब वहाँ पे नवीन मिट्टी का बिछाव नहीं होता है, उसी को बोलते हैं बांगर। तो बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है सब। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुआ, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गया। तराई क्षेत्र में पानी का विस्तार ज़्यादा होता है, यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है, जंगली जानवर, प्राकृतिक वनस्पति, उपजाऊ जमीन होगा, दलदल होगा यहाँ पर। तराई में क्या होगा? जो भावर में नदियाँ गुम हो जाएंगी, तराई में आके मिल जाएंगी। भावर में क्या होता है? नदियाँ अपना रास्ता खो देती है, क्योंकि वो अपने मार्ग में ही पत्थर उत्थर का जमाव कर देती है, अचानक ढाल कम हो जाता है, इसीलिए जो पत्थर उत्थर लेकर के आती है ऊपर से। तो इस प्रकार से भू प्रकृति के विचार से मैदान को 4 भाग में बांटा गया है, भावर, तराई, खादर और बांगर।
भावर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है, भावर क्या है? सबसे पहला मैदान बनेगा भावर, भावर से निकलेगा तराई, तराई के बाद ही खादर और बांगर का निर्माण होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया, कोई और भी है इसमें से जानना कुछ फिर से, तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पूछिए, क्लास में पूछिए। और अगर क्लास में आप नहीं हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे फिर से एक बार। ठीक है, चलिए बाय।